मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेस विद संतलाल पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज पीछे अपन ने जितने भी निमेटोड्स हार्मफुल जो हैं पैथोजन के रूप में रोगजनक जो निमेटोड्स थे वो जंतुओं के थे, और आज जो निमेटोड पढ़ाने जा रहा हूँ ये प्लांट पैरासाइट है, यानी पादपों के ऊपर रहकर उनको नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत करते हैं। गेहूं और जौ की जड़ों के ऊपर अंदर पाया जाने वाला हानिकारक निमेटोड हेटेरोडेरा हेटेरोडेरा एवेनी, इसको प्लांट निमेटोड भी कहते हैं और प्लांट पैरासाइट भी कहते हैं या प्लांट सिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये इनकी मादा जो होती है वो अपने पश्च सिरे के ऊपर एग सैक का निर्माण भी करती है, और जब मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो पौधों की जड़ों के ऊपर पुटिकाओं का निर्माण करती है, सिस्ट का निर्माण करती है। इसको इसलिए प्लांट सिस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं। फाइलम निमेटोडा होगा। निमेटोडा वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। निम्मा मीन्स थ्रेड या निमेटोस मीन्स थ्रेड, इडोस मीन्स फॉर्म, यानी धागे नुमा रचना वाले जंतु निमेटोडा में आते हैं। क्लास फाजमिडा या ससरनेंटिया। जितने भी निमेटोडा के अंदर दो क्लासेज हैं, ए फाजमिडा और फाजमिडा। फाजमिड एक सेंसोरी ऑर्गन है, रिसेप्टर है, जो कोडल रीजन में पाया जाता है, और संभवतः ये कीमो रिसेप्टर की तरह या रसोग्राही की तरह कार्य करता है। इसलिए इस क्लास का नाम पड़ा है फाजमिडा, जिसको दूसरा नाम देते हैं अपन ससरनेंटिया। ऑर्डर रेब्डिटोइडिया। रेब्डिटी फॉर्म जैसे लार्वा, जैसे एस्केरिस के अंदर और बाकी के जंतुओं में अपन ने एक सिलेंड्रिकल लार्वा देखा है, रेब्डिटी फॉर्म लार्वा। तो रेब्डिटी फॉर्म प्रकार के लार्वा की उपस्थिति के कारण ऑर्डर का नाम पड़ा है रेब्डिटोइडिया। जीनस होगा हेटेरोडेरा। स्पीसीज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है एविनी, यानी गेहूं और जौ पे, विशेष तौर से गेहूं के ऊपर ये परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करती है। नेक्स्ट डिस्कवरी। इसकी खोज 1958 में 1958 में वासुदेवा नाम का एक पैथोलॉजिस्ट था, जिन्होंने गेहूं की पौधों की जड़ों के ऊपर इनकी फीमेल या मादा द्वारा बनाए गए पुटिकाओं को या सिस्ट्स को देखकर इनकी खोज की गई थी। ये पुटिकाएं किससे बनी हुई है? बनती हैं मादा द्वारा। नेक्स्ट वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। ये पादप परजीवी या प्लांट निमेटोड या सिस्ट पैरासाइट या हेटेरोडेरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, इजराइल तथा भारत में पाया जाता है, और भारत में ये राजस्थान में भी पाया जाता है। नेक्स्ट अब लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। आवास क्या है, स्वभाव क्या है? स्वभाव और आवास, ये एक पादप परजीवी जंतु है जो विभिन्न पादपों, मुख्य तौर पर गेहूं की जड़ों पर लेमन शेप्ड सिस्ट्स का निर्माण करता है, नींबू की आकृति की पुटिकाओं का निर्माण करता है और उनसे पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, और गेहूं पर इससे होने वाले रोग को मोल्या कहते हैं। तो हैबिट हो गई कि ये पैथोजन की रूप में कार्य, रोगजनक जीव
की तरह कार्य, निमेटोड जो है ये रोगजनक जीव की तरह कार्य कर रहा है। और गेहूं के ऊपर ये मूल्या रोग, या इससे गेहूं में होने वाले रोग को मूल्या रोग कहते हैं। ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि हेटेरोडेरा एविनी से होने वाले रोग का नाम बताइए। आवास क्या है, हैबिटेट क्या है इसकी, गेहूं की जड़ों के ऊपर या अंदर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है मेल और फीमेल में पाए जाने वाली बाह्य आकार की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। आंतरिक तो होंगी होंगी, लेकिन बाह्य आकार की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे वयस्क नर कर्मी समान होता है, स्वतंत्र जीवी होगा। ये नॉन पैथोजेनिक होता है, अरोगजनक होता है, किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करता है। जबकि मादा अगतिशील है, नर स्वतंत्र जीवी है, मादा अगतिशील है और संपूर्ण जीवन पादपों की जड़ों के या तो ऊपर या अंदर व्यतीत करती है। मादा जंतु फ्लास्क की आकृति का होता है। मादा जंतु किसकी आकार की शेप कैसी होती है, फ्लास्क की आकृति का होता है। जब वयस्क मादा मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो इसकी बॉडी वॉल, देह भित्ति कठोर होकर भूरे रंग की ब्राउन कलर की सिस्ट का निर्माण कर लेती है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडे, और अंडों के अंदर भ्रूण पाए जाते हैं। तो भ्रूण युक्त अंडे पाए जाते हैं। परिपक्व मादा जंतु सफेद रंग के होते हैं। इन्हें संक्रमित पादपों की जड़ों पर, संक्रमित पादप कौन हैं, गेहूं या जौ की जड़ों के ऊपर अपन नग्न आंखों के द्वारा इसको देख सकते हैं। इनका सिर जड़ों के ऊतकों में धंसा होने के कारण से पतला स्पीयर रूपी होता है और शेष भाग फूला हुआ होता है और इसका आकार होता है 0.3 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। नेक्स्ट ये डायग्राम लिया है। ये एडल्ट मेल हेटेरोडेरा एविनी है, कर्सर पेन के साथ रहिए। ये एडल्ट फीमेल हेटेरोडेरा एविनी है। दोनों के अंदर देखिए, नर में लेते हैं पहले, आगे माउथ है और उसके बाद में बकल कैविटी है और फेरिंग्स में, मस्कुलर फेरिंग्स में आकर के यहाँ कट दिखा दिया, समाप्त दिखा दिया, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर नहीं दिखाई है। एलिमेंट्री कैनाल का अंतस्थ सिरा यानी एनएस जो होता है वो क्लोएका में आकर के खुलेगा। इधर 2 टेस्टिस दिखाए हैं, आगे लिखा है टेस्टिस 2। अगर मैं आगे 2 नहीं लिखता तो TESTIS की जगह TESTES हो जाता, ES हो जाता। टेस्टिस सिंगुलर वर्ड है, IS सिंगुलर वर्ड है और TESTES प्लूरल वर्ड है। तो अपने आप में ही ये, अगर 2 नहीं लिखता तो यहाँ टेस्टिस लिखता। दोनों समानांतर जो वृषण होते हैं, दोनों की अलग अलग वास डिफरेंस होती हैं, शुक्र वाहिनियाँ होती हैं और दोनों शुक्र वाहिनियाँ जाकर के एक कॉमन सेमाइनल वेसाइकल के अंदर, शुक्राशय के अंदर जाकर के खुल रही हैं। और सेमाइनल वेसाइकल में ये डॉट डॉट लंबी लंबी जो संरचनाएं दिखाई हैं, ये हैं शुक्राणु, जो टेस्टिस से स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा बनकर के आ रहे हैं। और ये देखिए आप,
इजेकुलेटरी डक्ट या बाह्य स्खलन वाहिनी द्वारा जाकर के क्लोएका से शरीर से बाहर निकलते हैं। क्लोएका यानी एनस प्लस यूरिनोजेनिटल अपर्चर इक्वल टू क्लोएका, यानी आहार नाल का अंतिम छिद्र गुदा द्वार और मूत्र जनन छिद्र का अंतिम छिद्र मूत्र जनन छिद्र एक साथ खुलते हैं तो उसको अवस्कर या क्लोएका कहते हैं। और क्लोएका से दो कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स निकलती हैं जो मादा के वल्वल ओपनिंग या भग द्वार छिद्र या मादा जनन छिद्र को खोलने में सहायता करते हैं। इसका मतलब ये एक प्रकार के मेथुनांग के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स होती हैं। इधर आइए मादा के अंदर देखते हैं। ये आगे देखिए, मैंने बताया है अग्र भाग जो होता है यानी मुख, अगला भाग जो होता है वो पादपों की जड़ों के अंदर धंसा होने के कारण से पतला हो जाता है। तो ये मुख दिखाया है, कुछ नुकीला है, और ये स्पीयर दिखा दी यानी एक लंबी नलिका रूपी रचना। और उसके बाद में ये फेरिंग्स जो मस्कुलर फेरिंग्स है, पेशीय फेरिंग्स है, कट दिखा करके यहीं समाप्त कर दी है। इसके अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं दिखाई है, जो जिसका अंतिम सिरा जो होगा वो ओवरी के पृष्ठ सतह, सॉरी वेजाइना की पृष्ठ सतह पे खुलता है। इनमें भी दो ओवरी हैं, ये देखिए, एक ओवरी, दूसरी ओवरी, और ऊजनेसिस द्वारा अनेक रेखीय अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। और ये अंडाणु जो होते हैं ये ओविडक्ट की द्वारा दोनों तरफ ओवरी ओविडक्ट में बदल जाती है, या इसका अगला भाग अंडवाहिनी होगा। दोनों तरफ दो ओविडक्ट हो गई, और उसके बाद में ओविडक्ट जो होती है ये फूल करके एक फूली हुई संरचना, जिसको शुक्रग्राही यानी सेमाइनल रिसेप्टेकल, निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु इनमें सेमाइनल रिसेप्टेकल में संचित किए जाते हैं। जैसे जैसे एक एक ओविडक्ट से एक एक अंडाणु आता है तो प्रत्येक अंडाणु एक एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता जाता है। उसके पश्चात ये अब फर्टिलाइज्ड एग हैं। फर्टिलाइज्ड एग हैं तो इनमें दो क्या हो गए, यूटेरस, इधर वाला यूटेरस यूं घूम के आ रहा है, ये यूटेरस सीधा आ रहा है। यूटेरस विद फर्टिलाइज्ड एग्स, यूटेरस कितने हैं? दो, जिनके अंदर क्या उपस्थित हैं? निषेचित अंडे उपस्थित हैं। दोनों यूटेरस जब मिलते हैं तो उस भाग को अपन वेजाइना कहते हैं। और वेजाइना जो है वो शरीर से बाहर वल्वल ओपनिंग या मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुल रहा है। मॉर्फोलॉजी में देखा, नर देखिए, नर का पश्च सिरा वक्रित है, कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स हैं, और सीधा है, पश्च सिरा वक्रित है। मादा का अग्र सिरा कुछ नुकीला है और पश्च सिरा फूला हुआ है। ये लैंगिक द्विरूपता के लक्षण आ रहे हैं। नेक्स्ट, दोनों में अंतर आपके समझ में आ गया होगा कि लैंगिक द्विरूपता क्या है।
मादा जंतु जड़ों पर, किसकी जड़ों के ऊपर नींबू नींबू की आकृति की जो पुट्टिकाएं बनाती हैं, वो गेहूं या जौ की जड़ों के ऊपर नींबू की आकृति की भूरे रंग की पुट्टिकाओं का निर्माण करती है। और जो हेटेरोडेरा एविनी की यही मुख्य पहचान होती है। इसको देख करके ही अपन पहचान कर सकते हैं। इनकी पुट्टिका में जो सिस्ट बनती है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जीवन यापन करने वाली चारों ओर सिस्ट वाल होती है, सिस्ट बनती है, जिसमें वल्वा का अंतस्थ सिरा या वल्वल टर्मिनल या वल्वल ओपनिंग पाया जाता है, जिससे 10 से 60 माइक्रो लंबा वल्वल छिद्र उपस्थित पाया जाता है। वल्वल टर्मिनल में यानी अंतस्थ सिरा जो होता है, भग का अंतस्थ सिरा जो होता है, उसमें 60 माइक्रोन लंबा भग छिद्र यानी स्लिट पाया जाता है, ट्रांसफर स्लिट पाया जाता है। और वल्वा की पृष्ठ सतह पर, वहाँ वेजाइना बता दिया होगा, वल्वा की पृष्ठ सतह पर गुदा पाया जाता है, क्योंकि इनमें क्लोएका नहीं होगा, मादा है ये। नेक्स्ट, नर जंतु पतला है, लंबा है, जिसकी पुच्छ या पस सिरा कैसा है, कर्वड है। और वक्रित सिरे पर अपन ने क्या देखी हैं, 30 माइक्रो या माइक्रोन लंबी स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं। नर में एक जोड़ी समानांतर पैरेलल टेस्टिस पाए जाते हैं, जो पीछे की ओर शुक्राणु वाहिका में खुलते हैं। और ये वास डिफरेंशियस होते हैं, यानी वास डिफरेंस में खुलते हैं। और दोनों वास डिफरेंस जो हैं वो पीछे की ओर फूल करके एक सेमाइनल वेसाइकल का निर्माण करते हैं। सेमाइनल वेसाइकल के अंदर शुक्राणु संचित होते हैं, और सेमाइनल वेसाइकल से ये स्पर्म्स जो होते हैं वो इजेकुलेटरी डक्ट द्वारा क्लोएका में खुलते हैं या क्लोएका से बाहर खुलते हैं। नेक्स्ट, मादा में क्या देखी, एक जोड़ी लंबी ओवरीज, लंबी 2 अंडाशय देखे। और पीछे की ओर किस में खुल रहे हैं, ये ओविडक्ट्स में खुल रहे हैं। और ओविडक्ट्स के पस सिरे पर, प्रत्येक ओविडक्ट्स के पस सिरे पर फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसको शुक्रग्राही या सेमाइनल रिसेप्टेकल कहते हैं। इनमें मैथुन के समय नर जंतु से प्राप्त शुक्राणुओं को संचित किया जाता है। ये मैंने आपको पहले वर्णित कर दिया है, समझा दिया है। सेमाइनल रिसेप्टेकल्स के पीछे यानी शुक्रग्राही के पीछे गर्भाशय पाए जाते हैं, संख्या 2 होगी। और उन गर्भाशयों के अंदर जो अंडे होंगे वो फर्टिलाइज्ड होंगे, निषेचित अंडे पाए जाते हैं। दोनों गर्भाशय एक कॉमन डक्ट द्वारा किस में जाकर के खुलते हैं, वेजाइना में खुलते हैं, जो वल्वल ओपनिंग द्वारा योनि भग द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल लेते हैं। मुल्वे ने बताया, मुल्वे नाम के पैथोलॉजिस्ट या निमेटोलॉजिस्ट ने हेटेरोडेरा के अंडाशयों में बताया कि अंडजनन द्वारा, ऊजनेसिस द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये अंडाणु एक लीनियर सीरीज में, रेखीय क्रम में अंडवाहिनी में आते हैं। दोनों ओवरी से दोनों ओविडक्ट में एक रेखीय क्रम में, लीनियर सीरीज में, लीनियर चैन में, एक रेखीय क्रम में अंडवाहिनियों में आते हैं। अगर एक का नाम लेंगे तो अंडवाहिनी में आते हैं। अंडवाहिनी के पश्च सिरे पर एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, जिसको अपन सेमाइनल रिसेप्टेकल या शुक्रग्राही कहते हैं। अंडवाहिनी से ये सेमाइनल रिसेप्टेकल में पहुंच जाते हैं, जहां नर से प्राप्त शुक्राणु संचित रहते हैं। यहाँ प्रत्येक अंडाणु एक एक शुक्राणु द्वारा निषेचित कर दिए जाते हैं।
प्रत्येक अंडाणु का निषेचन प्रत्येक शुक्राणु द्वारा हो जाता है। बाद में ये निषेचित अंडे गर्भाशय में यूटेरस में आ जाएंगे। इसी समय अब जैसे यूटेरस में आएंगे, इसी समय मादा जंतु अपने पश्च सिरे पर एक गाढ़े द्रव्य का स्त्रवण करके एक एग सैक का निर्माण करता है। नहीं तो ये फर्टिलाइज्ड एग जो है उनको रखेगी किसमें? इसी समय मादा जंतु अपने पश्च सिरे पर एक गाढ़े द्रव्य का स्त्रवण कर एग सैक या अंडकोश का निर्माण करता है। इस अंडकोश में मादा क्या करती है? निषेचित अंडे रख दिए जाते हैं, यानी निषेचित अंडों को रख देती है। नेक्स्ट, निषेचित अंडे जो होंगे उसमें क्लीवेज किस प्रकार का होगा? स्पाइरल और डिटर्मिनेट प्रकार का। स्पाइरल का मतलब एक के ऊपर, जैसे कोशिकाओं में विदलन होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यूं एक प्रकार की पट्टिका सी बन जाती है। विदलन इस प्रकार का स्पाइरल होगा। जैसे चैन होती है, घूमने वाली चैन जो होती है वैसा। और निर्धारी का मतलब है कि प्रत्येक कोशिका का भविष्य ब्लास्टुला स्टेज में ही निश्चित हो जाता है कि वयस्क में ब्लास्टुला में पाए जाने वाली ब्लास्टोमियर्स होती हैं, वो भविष्य में जो वयस्क जंतु बनेगा उसमें किस संभावित अंग का निर्माण करेगा। इस प्रकार के विदलन को डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज या निर्धारी प्रकार का विदलन कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अनिर्धारी प्रकार का विदलन। इसके पश्चात गेस्ट्रुला का निर्माण होगा। मादा जंतु में तो यहीं तक ही परिवर्तन होता है। अब गेस्ट्रुलेशन के पश्चात जो भ्रूण होता है वो लंबा बेलनाकार होगा और किसके अंदर पड़ा है? अब ये अंड कवच के अंदर पड़ा है, एग सैक के अंदर पड़ा है। जो एग सैक मादा के पश्च सिरे के ऊपर, पश्च सिरे की ओर एग सैक का निर्माण मादा स्वयं बनाती है, उसके अंदर पड़े हैं। अंड कवच में पूर्ण वृद्धि करने पर भ्रूण में प्रथम निर्मोचन होता है, फर्स्ट मोल्टिंग होती है। निर्मोचन का मतलब है कि कोई भी लार्वा है वो पुरानी त्वचा को उतार देता है और उसके स्थान पे नई त्वचा का आगमन होता है, यानी अराइवल ऑफ न्यू स्किन एंड शेड ऑफ ओल्ड स्किन। नई त्वचा का आगमन, पुरानी त्वचा का निष्कासन करने की विधि को निर्मोचन कहा जाता है। पुरानी त्वचा पृथक कर दी जाती है और लार्वा के अग्र सिरे पर भावी मुख का निर्माण या स्टाइलेट्स का निर्माण होने लगता है। नेक्स्ट, प्रथम निर्मोचन के बाद प्रथम लार्वा द्वितीय संक्रमण लार्वा में बदल जाता है, द्वितीय संक्रमणकारी लार्वा में बदल जाता है। इसका मतलब सेकंड जो लार्वा होगा वो इन्फेक्टिव होगा, इन्फेक्शन करने वाला होगा, संक्रमणकारी होगा। द्वितीय अवस्था के ये लार्वा युक्त अंडे अंडकोश में रख दिए जाते हैं, एग सैक में रख दिए जाते हैं और लार्वाओं का आगे का विकास एग सैक में न होकर के पोषक पादप के ऊतकों में प्रवेश करने के बाद होता है। अब ये द्वितीय संक्रमणकारी लार्वा जो होते हैं ये संक्रमण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इसका आगे का विकास पोषक पादप यानी गेहूं की जड़ों के मूल शीर्ष से प्रवेश करके उनके अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि वो पोषक पदार्थ ग्रहण करके आगे इनमें परिवर्तन होता है। तो पोषक पादप गेहूं या जो भी होती है उसके ऊतकों में प्रवेश करने के बाद में पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के पश्चात इनमें आगे का विकास होगा। ये संक्रमणकारी द्वितीय लार्वा अवस्था उपयुक्त पोषक पादप यहाँ हेटेरोडेरा एविनी लिया है, जिसका मुख्य तो गेहूं होता है, लेकिन जो भी होता है पादप की जड़ों की मूल शीर्ष में प्रवेश करता है। मूल शीर्ष यानी रूट टिप में प्रवेश करता है, सबसे मुलायम होता है, सॉफ्ट भाग होता है ये।
और कॉर्टेक्स भाग में ऊतकों का खाता हुआ पहुंच जाता है। कॉर्टेक्स में अभी बाहरी भाग में ही है। कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। इस क्रिया में 7 से 15 दिन का समय लग जाता है, यानी 1 वीक से 2 वीक तक का समय लग जाता है। नेक्स्ट, पोषक पोषक यानी होस्ट यानी गेहूं की जड़ों के ऊतकों में या कॉर्टेक्स में प्रवेश करने के पश्चात जो सेकंड लार्वा था, संक्रमणकारी लार्वा था, उसमें दूसरा निर्मोचन होगा, जिससे कौन सा लार्वा बनेगा? तीसरी लार्वा अवस्था, थर्ड लार्वल स्टेज बनेगी। इस लार्वा में अब मलाशय यानी रेक्टम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, जनन अंगों का विकास और सेक्स डिफ्रेंशिएशन यानी लिंग विभेदन स्पष्ट हो जाता है। मादा लार्वा में अंडाशयों और नर लार्वा में वृषणों का विकास हो जाता है। तृतीय लार्वा जो बना है, इसके अंदर क्या हो जाता है? मलाशय, जनन अंगों का विकास, लिंग विभेदन स्पष्ट। मादा लार्वा में ओवरीज और नर लार्वा में टेस्टिस का विकास हो जाता है। अब परपोषी पादप की जड़ों में प्रवेश करने के पश्चात या भेदन के 10 से 11 दिन पश्चात तृतीय लार्वा में तीसरा निर्मोचन होता है, जिससे चतुर्थ लार्वा अवस्था बनती है। थर्ड मोल्टिंग हो रही है, यानी पुरानी त्वचा उतार दी जाती है, उसके स्थान पे नई त्वचा का आगमन होता है। इसमें गुदा द्वार भी स्पष्ट रूप से बन जाता है चतुर्थ लार्वा बनते ही। और भेदन की 13 से 14 दिन, लगभग 2 वीक बाद इसमें चतुर्थ निर्मोचन होता है। और चतुर्थ निर्मोचन होने के पश्चात जो जितने भी लार्वी हैं, वो सभी के सभी नर व मादा वयस्क जंतुओं में कायांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट, चौथे निर्मोचन के पश्चात जितने भी लार्वी हैं, वो वयस्क नर और मादा में मेटामॉर्फोज हो जाते हैं या कायांतरित हो जाते हैं। चतुर्थ निर्मोचन के फलस्वरूप जो कायांतरित नर है, चतुर्थ लार्वा से 4 गुना लंबा होता है और स्पिक्यूल्स व गुबर्नेकुलम भी स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। स्पिक्यूल्स तो कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स 2 दिखाई हैं। गुबर्नेकुलम क्या होता है? स्पिक्यूलर शीथ होती है। स्पिक्यूल्स के चारों तरफ पाए जाने वाली शीथ यानी आवरण होता है, उसको गुबर्नेकुलम कहते हैं। ये भी दिखाई देने लग जाते हैं। वृषणों का विकास हो जाता है। बेधन के, अब देखिए, बेधन के यानी पेनिट्रेट के, किसके? गेहूं की जड़ों के कॉर्टेक्स में पेनिट्रेट करने के 19वें दिन वयस्क नर अंड कवच से बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाता है, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक होता है, कोई रोग उत्पन्न नहीं करता, न भक्षण करता है। स्वतंत्र रूप से निकल करके और नहीं, अंड कवच से जो है नर बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाता है। यह भक्षण करने में असमर्थ होने के कारण कुछ दिन ही जीवित रहता है। सिर्फ इसका अब काम बचा है कि निषेचन की क्रिया करके ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मर जाता है। हिंदी किताब क्या लिख रही है? मर जाता है, जबकि मृत्यु तो एक स्टेज है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध शब्द तो ये है। तो नर जो है 19वें दिन, नर जो एग सेक बना था, मादा ने जो बनाया था, उससे बाहर निकल करके निषेचन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये भक्षण करता ही नहीं है, आगे ये सरवाइव या जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट,
मादा क्या करेगा? चतुर्थ मादा लार्वा फ्लास्क की आकृति का है, 0.4 मिलीमीटर लंबा, 0.15 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इनकी देह गुहा विकसित अंडाशयों से भरी रहती है। देह गुहा के अंदर वेल डेवलप्ड ओवरीज से भरी हुई है। योनि इनकी अधर सतह पे स्थित होती है। बेदन के 15 से 16 दिन पश्चात चतुर्थ निर्मोचन के समय वल्वा का विकास होता है, भग का विकास होता है और लार्वा वयस्क मादा में कायांतरित हो जाता है 15-16 दिन पश्चात। यानी कॉर्टेक्स में, गेहूं के जड़ के कॉर्टेक्स भाग में भेदन के पश्चात चतुर्थ निर्मोचन के समय वल्वा का विकास लार्वा वयस्क मादा में कायांतरित हो जाएगा, जिसकी देह गुहा में अंडे भरे रहते हैं। इनके पश्च भाग में एक जेली समान पदार्थ का स्त्रवण होकर के किसका निर्माण हो जाता है? एग सेक या अंडकोश का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, हेटेरोडेरा में सेक्स डिटर्मिनेशन संभवतया वातावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। हेटेरोडेरा में लिंग का निर्धारण नर बनेगा या मादा, इसका निर्धारण संभवतया एनवायरमेंटल फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल होता है, वातावरणीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये अपन ने पहले ये देखो कि नर भक्षण करने में असमर्थ होता है और मादा पैथोजेनिक होती है, रोगजनक होती है और भक्षण करने में गेहूं की जड़ों के कोर्टेक्स भाग में पाए जाने वाले ऊतकों का भक्षण करती है, जबकि नर नहीं करता। जब पोषक पादपों की, आगे क्या कह रहा है, जब पोषक पादपों की जड़ों में, पोषक पादप कौन है यहाँ? गेहूं या जौ है कि जड़ों में लार्वी की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होती है, लार्वी अत्यधिक संख्या में बन जाएं, जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाए, तो ज्यादा मादा बनेंगे कि नर? नर। कारण कि नर पोषण प्राप्त नहीं करता है और जब लार्वी की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है तो भोजन की उपलब्धता भी कम होगी, क्योंकि जब संक्रमण अधिक होता है तो भोजन की उपलब्धता कम होती है और भोजन की उपलब्धता कम होती है तो वो स्टेज बनेगी जो कि भोजन नहीं लेता है या पोषकीय पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है, तो नर ग्रहण नहीं करता है। इसके जस्ट विपरीत देखिए, जब लार्वी की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो मादा जंतु अधिक बनेंगे, क्योंकि भोजन की उपलब्धता ज्यादा होती है पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने के कारण से। हेटेरोडेरा के जीवन चक्र में केवल यही भक्षण प्रावस्था होती है, यानी हेटेरोडेरा के लाइफ साइकिल में यही भक्षण प्रावस्था कौन? मादा, मादा होती है। नेक्स्ट, पैथोजेनेसिस और पैथोलॉजी और पैथोजेनेसिटी। हेटेरोडेरा की विभिन्न जातियां पादपों की जड़ों में प्रवेश करके, यानी रोग जनकता, इससे होने वाला कौन सा रोग होता है, पैथोलॉजी भी बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी भी बोलते हैं। तो हेटेरोडेरा की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं जो जड़ों में, जैसे एविनी है तो गेहूं और जौ में और भी आएंगी। जाइलम नामक जो वेस्कुलर टिश्यू है उसको क्षति पहुंचाती है और जाइलम क्या करता है? पृथ्वी से, नीचे से, भूतल से जड़ों द्वारा पानी और खनिज लवणों को अपने ऊपर ब्रांचेज और पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां भोज्य पदार्थों का
फोटोसिंथेसिस द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे पादप में वाटर कंडक्शन या जल संवहन नहीं हो पाता। अब हेटेरोडेरा की बाकी की बची भी कौन कौन सी और अन्य जातियां हैं, हेटेरोडेरा एविनी को साथ लेते हुए बता रहा हूं। हेटेरोडेरा की विभिन्न यानी रिमेनिंग पैथोजेनिसिटी ऑफ हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा की विभिन्न जातियां जो पादपों में रोग उत्पन्न करती हैं वो निम्नलिखित हैं। हेटेरोडेरा की विभिन्न जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो कई प्रकार के पादपों में रोग उत्पन्न करती हैं, वे निम्नलिखित हैं। हेटेरोडेरा एविनी गेहूं व जौ में मूल्या रोग, इस रोग का नाम ही मूल्या दिया है। हेटेरोडेरा जी मक्का में, हेटेरोडेरा सोरगी ज्वार और बाजरा में, हेटेरोडेरा काजनी अरहर में, हेटेरोडेरा ओराइजिकोला चावल में, हेटेरोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस आलू और टमाटर में ये रोग उत्पन्न करती है। इनके लिए रोगों का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इनके लिए ये घातक होती हैं हेटेरोडेरा की जातियां। नेक्स्ट, कंट्रोल। अगर ये रोग हो जाए, जैसे गेहूं और जौ के अंदर ये रोग अगर हो जाए तो उसका नियंत्रण करने का क्या अपने पास साधन है। पादपों में इनसे होने वाले संक्रमण को विभिन्न रसायनों से बचाया जा सकता है, जो निम्न है। वो रसायन केमिकल्स कौन से हैं? मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड एंड मिथाइल आइसोथायोसाइनेट एटसेट्रा। ये इनका छिड़काव, इन केमिकल्स का जो छिड़काव जो होता है, ये संक्रमित पादप की जड़ों में या तो घोल बना करके डालना चाहिए या मिट्टी के साथ मिला करके छोड़ देना चाहिए। कुछ फंगस होते हैं, कुछ फंजाइज होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो निमेटोड्स का भक्षण कर लेते हैं फेगोसाइटोसिस द्वारा। निमेटोड्स को भक्षण की क्रिया द्वारा नष्ट करने में उपयोगी साबित हुई हैं। कुछ फंजाई जो मिट्टी में पाई जाने वाली होती हैं, वो निमेटोड को भक्षण की क्रिया द्वारा नष्ट करने के कारण भी उपयोगी साबित हुई है। लास्ट बता रहा हूँ, क्रॉप रोटेशन। इसके संक्रमण से बचने के लिए अपने पास सबसे सरलतम और सबसे उचित विधि है क्रॉप रोटेशन या कल्चरल कंट्रोल बोलते हैं इसको। यानी फसलों का परिवर्तन या फसल चक्रण। एक प्रथम वर्ष में अगर आपने मान लो बाजरा बोया तो दूसरी बार वहां ग्वार, और रबी की फसल में आपने एक बार गेहूं बोई तो दूसरी बार चने। यानी इसको यूं कहा जाता है प्रतिवर्ष या प्रति फसल। रबी और खरीफ दो प्रकार की फसल होती हैं, तो दोनों फसलों के अंदर फसल का चक्रण होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। जो प्रथम वर्ष में जो फसल बोई गई थी वो दूसरे वर्ष बदल करके बोनी चाहिए, ताकि ये इनके जो शिष्ट जो हैं अगर वहाँ उपस्थित होते हैं या ये हेटेरोडेरा खुद भी जीवित रहता है तो वो अगले वर्ष तक समाप्त हो जाते हैं। और वो भी किसके कारण से? डीप प्लॉविंग के कारण से, हल्का गहरा हल चलाने के कारण से बाहर निकलते हैं और अपने आप या तो जानवर इनको खा जाते हैं या कुछ फंगस खा जाते हैं जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, या उचित परिस्थितियां या पोषक के पदार्थ नहीं मिलते हैं
उनकी भोजन की उपलब्धता न होने के कारण से ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहीं अपना टॉपिक ये हेटेरोडेरा का समाप्त हो रहा है। ये कुछ हटकर के है, क्योंकि बाकी के तो अपन जूलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी के एनिमल्स जो हैं पैरासिटिक पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, प्रोटोजोन्स हो चाहे निमेटोड्स हो। लेकिन ये प्लांट निमेटोड है, ये जंतुओं को नुकसान न पहुंचा करके पादपों को नुकसान पहुंचाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।